नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आइए बहुत अच्छे होंगे। मैं आपका केमिस्ट्री एजुकेटर ललित शर्मा स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार पाठशाला 247 पर। एक बार सभी बच्चे जो हैं क्लास में लाइव आ जाएंगे। बेटा सुबह वाली आपकी जो 6 बजे वाली क्लास है वो लाइव आ चुके हैं, तो जल्दी से सभी बच्चे जो हैं क्लास में जुड़ जाएंगे। आपकी जो एनसीईआरटी कॉन्सेप्ट सीरीज है उसे हम लगातार कंटिन्यू पढ़ते हुए आ रहे हैं और आज आपकी 5वीं क्लास है डी एंड ए ब्लॉक के तत्वों की। ठीक है, इस चैप्टर को कंप्लीट करेंगे, उसके बाद आपका उपसह संयोजन पढ़ेंगे, उसके बाद आपकी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो है वो स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, तो सभी बच्चे क्या करेंगे, अपने साथी मित्रों के साथ क्लास को साझा करेंगे और भैया आगे की तरफ हम जो है बढ़ते हैं। ठीक है, तो आज का हमारा जो टॉपिक रहेगा वो टॉपिक क्या रहेगा, वो रहेगा आपका चुंबकीय गुण। क्या? चुंबकीय गुण। तो देखो क्या होते हैं चुंबकीय गुण। देखो मैं आपको बता दूं चुंबकीय गुणों के बारे में। यदि पदार्थ को हम चुंबकीय क्षेत्र में, किसमें, पदार्थ पर चुंबकीय क्षेत्रफल अनुप्रयुक्त करने पर मुख्यतः 2 प्रकार के चुंबकीय व्यवहार प्रदर्शित होते हैं। देखो यदि किसी पदार्थ को हम चुंबकीय क्षेत्र में प्रयुक्त कर देते हैं, रख देते हैं, तो वो 2 प्रकार से व्यवहार करेगा। या तो वो अनुचुंबकीय की तरह व्यवहार करेगा या वो प्रतिचुंबकीय की तरह व्यवहार करेगा। किसकी तरह? या तो वो अनुचुंबकीय की तरह व्यवहार करेगा या वो प्रतिचुंबकीय की तरह व्यवहार करेगा। सर ये अनुचुंबकीय क्या होता है, प्रतिचुंबकीय क्या होता है, एक बार इसे एक्सप्लेन करेंगे। हाँ जी बेटा, इसे भी एक्सप्लेन करेंगे। क्या होता है अनुचुंबकीय और क्या होता है प्रतिचुंबकीय। तो देखो लिखा हुआ है प्रतिचुंबकत्व तथा अनुचुंबकत्व। ठीक है, 2 प्रकार से व्यवहार करता है। अब प्रतिचुंबकीय क्या होते हैं? प्रतिचुंबकीय वे पदार्थ होते हैं जो आपके चुंबकीय क्षेत्र में प्रयोग, मतलब चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर क्या होता है, क्या हो जाए, वो प्रतिकर्षित हो जाए। क्या हो जाए? प्रतिकर्षित हो जाए, रिपल्सन करें। ठीक है, प्रतिकर्षण करें। क्या करें? वो प्रतिकर्षण करें। परंतु अनुचुंबकीय पदार्थ की मैं बात करूं, किसकी? मैं अनुचुंबकीय पदार्थ की बात करूं तो वो क्या होंगे, वो अनुप्रयुक्त चुंबकीय क्षेत्र में वो आकर्षण होते हैं। क्या होता है उनका आकर्षण होता है। उनका क्या होता है? उनका आकर्षण होता है। जो पदार्थ चुंबकीय क्षेत्र में प्रबल रूप से आकर्षित होते हैं वे आपके लौह चुंबकीय होते हैं। देखो मुख्यतः हमें क्या है, मुख्यतः देखो हमें यहाँ पर जो जरूरत है इस चैप्टर में वो 2 की जरूरत है। कितने की? 2 की जरूरत है। आपके अनुचुंबकीय और प्रतिचुंबकीय, अनुचुंबकीय और प्रतिचुंबकीय, जिन 2 की जरूरत है। अनुचुंबकीय भैया आपको बताए क्या होते हैं। अनुचुंबकीय भैया चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर, चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर वो आकर्षित करें अपनी ओर, क्या करें, आकर्षित करें। वे पदार्थ किसकी तरह व्यवहार करेंगे? वो आपके अनुचुंबकीय की तरह व्यवहार करेंगे। और जो प्रतिकर्षण करें वो आपके प्रतिचुंबकीय की तरह व्यवहार करेंगे। किसकी तरह? प्रतिचुंबकीय की तरह व्यवहार करेंगे। क्या यहां तक बातें क्लियर है? अच्छा जी। और जो सबसे ज्यादा प्रबल होंगे, मतलब उन पर बहुत ज्यादा आकर्षण बल लगेगा, उन्हें हम लौह चुंबकीय फेरोमैग्नेटिक क्या कहते हैं? फेरोमैग्नेटिज या फेरोमैग्नेटिक कहते हैं। क्या बात क्लियर है? क्या यहां तक बातें क्लियर है? हाँ जी सर। अब देखो जो आपका ए वाला जो डायग्राम आपको दे रखा है, यहां पर ये क्या कर रहा है, ये आपका भैया ये क्या है? पदार्थ है। ये आपका क्या है? पदार्थ है। और ये पदार्थ क्या कर रहा है? प्रतिकर्षण कर रहा है। क्या कर रहा है? ये आपका प्रतिकर्षण कर रहा है, रिपल्सन कर रहा है। और प्रतिकर्षण कौन करते हैं? प्रतिकर्षण कौन से करते हैं? आपके करते हैं प्रतिचुंबकीय। कौन करते हैं? प्रतिचुंबकीय पदार्थ जो हैं वो आपका प्रतिकर्षण करते हैं। क्या यहां तक बातें क्लियर है? हाँ जी सर, यहां तक बातें क्लियर है। ये क्या कर रहा है? ये जो पदार्थ, ये वाला जो पदार्थ है आपका क्या कर रहा है? ये पदार्थ आपका आकर्षण कर रहा है। क्या कर रहा है? ये पदार्थ आपका आकर्षण कर रहा है। और इसे हम क्या कहेंगे? इसे हम कहेंगे अनुचुंबकीय। क्या कहेंगे? इसे हम अनुचुंबकीय कहेंगे। क्या कहेंगे? इसे हम अनुचुंबकीय कहेंगे। तो ये आपका प्रतिचुंबकीय है और ये आपका अनुचुंबकीय का है। ये डायग्राम आप बना लेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट डायग्राम है। ठीक है, बना लेंगे भैया, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्या है? डायग्राम है। ठीक है, फिर आगे कंटिन्यू करते हैं भाई। ठीक है,
चलिए फिर आगे की तरफ कंटिन्यू करते हैं, जल्दी से ये बात नोट कर लेंगे, फिर आगे चलते हैं, या स्क्रीनशॉट आप जो भी लेना चाहें वो ले लेंगे। ठीक है, चलो आगे चलते हैं भाई। आगे चलेंगे, चुंबकीय आघूर्ण। चुंबकीय आघूर्ण जो है किस प्रकार से कैलकुलेट करते हैं, तो आपको मुख्यतः ये क्या करना है, फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। ये आपके सामने फॉर्मूला लिखा हुआ है, ये फॉर्मूला है। यहाँ पर बेटा बराबर का निशान नहीं, प्लस का निशान होगा। क्या होगा, प्लस का निशान होगा। ठीक है, एक बार मैं लिख देता हूं कैसे निकालते हैं। अंडर रूट में ये n प्लस टू, क्या n+2, इस प्रकार से हम क्या निकालते हैं, चुंबकीय आघूर्ण निकालते हैं, जिसका मात्रक क्या होता है, जिसका मात्रक जो होता है वो होता है Bm। Bm का मतलब बोर मैग्नेटॉन। क्या होता है, बोर मैग्नेटॉन जो है वो इसका मात्रक होता है। ठीक है, बोर मैग्नेटॉन इसका मात्रक होता है। ठीक है, ये मात्रक आप याद रखेंगे, ये मात्रक आप याद रखेंगे। अब देखो, इन पर आधारित क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, इस पर आधारित क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। एक बार मैं क्वेश्चन यहाँ पर देखता हूं, यदि लिखा हुआ है तो अच्छी बात है, यदि नहीं लिखा हुआ है तो एक बार मैं आपको देख करके बता देता हूं कि कैसे क्वेश्चन जो है इनसे पूछे जाते हैं। ठीक है, एक बार, हाँ बेटा क्वेश्चन है आपका, M+2 आयन 27 के लिए चुंबकीय आघूर्ण की गणना कीजिए। ठीक है, यहां पर मैं क्वेश्चन लिख देता हूं, एक क्वेश्चन के माध्यम से इन चीजों को हम समझते हुए चलेंगे। एक बार देखता हूं क्वेश्चन नहीं है, नहीं है तो आप यहां पर ऐड कर लेंगे, यहां पर जो है हम ऐड कर लेंगे और प्रश्न को एक बार समझेंगे। ठीक है, यहां पर मैं आपको क्वेश्चन लिख के दिखाता हूं। क्वेश्चन आप लिखेंगे, क्या लिखेंगे, M2 प्लस, और M2 प्लस में लिखेंगे Z बराबर 24, Z बराबर 27, सॉरी क्या, Z बराबर 27 के लिए चुंबकीय आघूर्ण, क्या, चुंबकीय आघूर्ण की गणना कीजिए, ठीक है, ये आपके सामने क्या है, प्रश्न है, ये आपके सामने प्रश्न है भाई। ठीक है, ये आपके सामने प्रश्न है। चलो भाई, अब यहां पर हम बात कर लेते हैं, अब यहां पर हम जो है वो बात कर लेते हैं। ठीक है, अब यहां पर हम जो बात कर लेते हैं, एक बार देखेंगे। यहां पर देखो m बराबर, देखो z बराबर 27 का मतलब क्या होता है, z का मतलब होता है, z बराबर 27 होने का मतलब है, यहां पर आप लिख लेंगे कि जिसका परमाणु क्रमांक जो है कितना हो, जिसका परमाणु क्रमांक 27 हो, कितना हो, 27 हो, क्या हो, 27 हो, परमाणु क्रमांक कितना हो, 27 हो। अब 27 परमाणु क्रमांक किसका होता है, 27 परमाणु क्रमांक किसका होता है, एक बार बताएंगे किसका होता है। ठीक है, बताएंगे, कोबाल्ट का होता है कि निकिल का होता है ना, कोबाल्ट का होता है। 27 किसका होता है, कोबाल्ट का होता है। ठीक है, हाँ, अब मैं इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करूंगा तो क्या हो जाएगा, इसका जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा वो होगा 4s2 3d7, ये इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा। अब उसने बोला है कि देखो वो जो मेटल है ना वो किस स्टेट में हो, वो आपका +2 स्टेट में हो। ठीक है, +2 में, तो क्या हो जाएगा 4s0, यहाँ पर 0, और ये हो जाएगा 3d7, क्या, 3d7। अब आप 3d7 का स्ट्रक्चर आप इस प्रकार से बनाएंगे, यहाँ पर इस तरीके से आप लिखेंगे तो ये आपका बन गया। यहाँ पर देखो 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, और एक 6, और एक ये 7, कितने, 7। तो इसमें कितने अयुग्मित इलेक्ट्रॉन हैं, इसमें कितने अयुग्मित इलेक्ट्रॉन हैं, एक बात बताएंगे, इसमें कितने अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या है, 3 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है, कितने, 3 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है। अभी आपको फॉर्मूला क्या बताया गया था, फॉर्मूला आपको बताया गया था अंडर रूट में n+2, यही तो बताया गया था, हाँ जी यही बताया गया था। तो n का मान क्या रखेंगे, 3 रखेंगे, और 3 + 2 कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो आप क्या लिखेंगे, 3 × 5 बराबर कितना हो जाएगा,
अंडर रूट में 15, अंडर रूट में 15, और ये कितना हो जाएगा 3.98, ठीक है 3.97 या 98 ऐसा कुछ आ जाएगा। बी एम जो है वो आप लिख देंगे, वो आप जो है लिख देंगे, ठीक है। इतना आपका आंसर आ जाएगा। यही कह रहा था कि चुंबकीय आघूर्ण की गणना कीजिए, हमने आघूर्ण की क्या है गणना की थी। तो ये क्या है आपके अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, क्योंकि यहां पर एन का मतलब क्या होता है, एन का मतलब होता है अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या, ठीक है, ठीक है भाई। क्या यहां तक बातें क्लियर है, एक बार बताएंगे, क्या यहां तक बातें क्लियर हैं? ठीक है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लेंगे, इसके बाद नेक्स्ट, ठीक है, आप इसकी कैलकुलेशन देख लेंगे। वैसे लगभग देखो, यदि अंडर रूट 16 होता तो कितना हो जाता, 4 हो जाता, ये 15 है तो इतना ही के आसपास होगा, ठीक है, इतना होगा, चाहे 3.97 हो चाहे 3.88 हो, ऐसा ही होगा, ठीक है। हाँ ठीक भाई, चलो नेक्स्ट चलते हैं भैया। आगे कह रहा है रंगीन आयनों का बनना। क्या? रंगीन आयनों का बनना। जो आपके डी ब्लॉक के जो तत्व होते हैं वो रंगीन आयन बनाते हैं। क्यों बनाते हैं, क्या उसका कारण है? क्योंकि पूछा जाता है प्रश्न कि रंगीन आयनों का बनने का क्या कारण होता है, क्या मुख्य कारण होता है, तब आपको बताना है। संक्रमण धातुओं के अधिकांश यौगिक आयनिक या सहसंयोजक ठोस अवस्था में या जलीय विलयन में रंगीन होते हैं। कैसे होते हैं? रंगीन होते हैं। यह गुण किसकी वजह से होता है? यह गुण एस तथा पी ब्लॉकों के यौगिक से भिन्न होता है। मतलब जो एस ब्लॉक के एलिमेंट जो होते हैं, पी ब्लॉक के एलिमेंट होते हैं, वो ऐसा नहीं करते हैं, मतलब वो रंगीन आयन नहीं बनाते हैं। ये इनसे क्या होता है? भिन्न होता है, अलग होता है। क्या होता है? भिन्न होता है, अलग होता है। ठीक है, क्या यहां तक बातें क्लियर है? हाँ जी सर क्लियर है। तो देखो, संक्रमण धातुओं के यौगिकों और आयनों का रंगीन होना उनका एक विशिष्ट गुण है। क्या है? इनका एक विशिष्ट गुण है। किसका? संक्रमण तत्वों का। संक्रमण तत्वों या संक्रमण धातुओं का एक विशिष्ट गुण है। वो कह रहा है वे आयन अथवा यौगिक जिनमें धातु के, देखो कारण के जो आंसर है ना वो यहां से स्टार्ट हो रहा है, किस कारण की वजह से होता है ना, तो आपको आंसर में यहां से लिखना है। वे आयन अथवा यौगिक जिसमें धातु के n-1 कोष n-1 कोष डी उपकोष अपूर्ण होते हैं। देखो भैया कैसे, देखो जब हम इसका सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की मैं बात करता हूं, इसका सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है भैया? इसका सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की मैं बात करूंगा तो क्या होता है सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास? तो भैया वो होता है NS2 यहां पर लिखेंगे NS1 यहां पर 2 और ये n-1 D 1 से लेकर 10 तक, यही तो होता है। हाँ जी सर यही होता है। तो देखो n-1 जो D कक्षक जो है, मतलब जो आपकी जो उपकोष जो है, ये जो D उपकोष जो है ना, D उपकोष जो है इसकी बात कर रहे हैं। तो वो कह रहा है n-1 उपकोष डी उपकोष अपूर्ण होते हैं, अर्थात जिसमें डी उपकोष में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं। मतलब देखो जब अपूर्ण होंगे तो उसमें क्या मिलेंगे आपको? अयुग्मित इलेक्ट्रॉन मिलेंगे, और अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होने की वजह से वे प्राय ही रंगीन होते हैं। वे क्या होते हैं? रंगीन होते हैं। तो किसकी वजह से होते हैं? वो अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की वजह से होते हैं। अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की वजह से ऐसा होता है। n-1 उपकोष अपूर्ण होने की वजह से ऐसा होता है। ठीक है, वो कह रहा है संक्रमण धातुओं यौगिकों का रंग मुख्य रूप से दो कारण हो सकते हैं, या दो कारण होते हैं। वो क्या क्या? वो कह रहा है इलेक्ट्रॉनों के dd संक्रमण, इलेक्ट्रॉनों के क्या? dd संक्रमण के कारण ऐसा होता है, या आवेश स्थानांतरण स्पेक्ट्रा की वजह से ऐसा होता है, या आवेश स्थानांतरण स्पेक्ट्रा की वजह से ऐसा देखने को मिलता है। मतलब हमको जो डी कक्षक के, मतलब जो डी ब्लॉक के जो तत्व होते हैं वो क्या करते हैं? वो एक्साइटेड होकर के, मतलब उत्तेजित होकर के
अपनी अवस्था को छोड़ करके दूसरी अवस्था में चले जाते हैं, जिसकी वजह से एक स्पेक्ट्रम बनता है और वहां पर हमें रंगीन आयन मतलब रंगीन कलर जो है वो दिखाई देते हैं और चमकता हुआ दिखाई देता है और कहते हैं कि ये रंगीन आयन देते हैं। ठीक है, क्या यहां तक बातें क्लियर है? एक बार बताएंगे। यदि यहां तक बातें क्लियर हैं तो फिर नेक्स्ट आगे चला जाए। अब देखो, इससे आगे मैं बात करूं तो बेटा बात करेंगे संकुल यौगिकों का बनना। क्या? संकुल यौगिकों का बनना। क्या होता है भैया संकुल यौगिकों का बनना? वो कह रहा है संकुल यौगिकों में वे यौगिक होते हैं, संकुल यौगिक में वे यौगिक होते हैं जिनमें धातु आयन निश्चित संख्या में ऋणायन अथवा उदासीन अणुओं से बंद करके संकुलित स्पीशीज बनाते हैं। क्या करते हैं? संकुलन स्पीशीज बनाते हैं जिनके अपने अभिलक्षणिक गुण होते हैं। अभिलक्षणिक क्या होते हैं? गुण होते हैं। इसके कुछ उदाहरण भी हैं, आपको देखो ये दे रखे हैं। देखो, संकुल यौगिक बनाने का मतलब होता है, संकुल यौगिक को कहते हैं भैया इंग्लिश में कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। क्या कहते हैं? इंग्लिश में कहते हैं भैया हम इसे कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। ठीक है, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनाते हैं। और ये कैसे बनाते हैं? तो देखो भैया आपको दिख रहे होंगे, उसने क्या बोला है परिभाषा में कि धातु आयन, ये आपका Fe जो है वो क्या है? धातु आयन है। ये आपका क्या है? धातु है और आयन के रूप में उपस्थित है। निश्चित संख्या में ऋणायन, तो देखो आप ये Cn क्या होता है? Cn ऋणायन होता है। क्या होता है? ये ऋणायन होता है। और एक निश्चित संख्या में तो कितनी है? यहां पर आपने देखा होगा जो Fe जो है ना, वहां पर ये Cn जो लगे वो कितने? 6 लगे हुए। कितने लगे हुए? 6 लगे हुए। वो कह रहा है ऋणायन में होंगे या आपके उदासीन अणुओं से बंद करके संकुलन स्पीशीज बनाते हैं। तो ये आपकी जो निर्माण हुआ है वो किसका निर्माण हुआ है? संकुलन स्पीशीज का निर्माण हुआ है। कि ये कैसे हुआ है? देखो, आपका जो Fe है ना, Fe इस पर प्लस के 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं और Cn पर क्या होता है? नेगेटिव होता है। और ये कितने? 6 हैं, तो 6 नेगेटिव हो जाएंगे। अब 6 नेगेटिव हैं भैया, यहाँ पर 6 नेगेटिव है और उसमें 3 पॉजिटिव है, तो चार्ज कितना बच जाएगा? टोटल आप कंपैरिजन करेंगे तो -3 बच जाएगा। -3 चार्ज इस पे लगा हुआ है। तो इस प्रकार से भैया आपके संकुलन स्पीशीज या संकुल यौगिक का निर्माण हो जाता है। और ये कौन रखते हैं? ये आपके डी ब्लॉक के जो तत्व होते हैं वही रखते हैं, वही कॉम्प्लेक्स यौगिक बनाते हैं, वही जो आपके कॉम्प्लेक्स यौगिक जो है वो बनाते हैं, आपके संकुल यौगिक का निर्माण करते हैं। अब देखो, इसके बाद इनके पास एक और खूबसूरत गुण होता है, वो होता है उत्प्रेरकीय गुण। क्या? उत्प्रेरकीय गुण। ये किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं और उस अभिक्रिया की जो दर को वो घटाते हैं, बढ़ाते हैं, ये उनका कार्य होता है। और फिर वो पुनः वापस आ जाते हैं, मतलब जैसे वो थे वैसे के वैसे हो जाते हैं। ठीक है, यही सब बातें इसमें लिखी हुई हैं, यही इनका मेन उद्देश्य होता है, मेन बातें होती हैं। तो देखो, संक्रमण तत्वों का एक विशेष गुण इसकी एवं इनके यौगिकों की उत्प्रेरकीय सक्रियता। क्या? उत्प्रेरकीय सक्रियता, जो इनके रिक्त जो किसके कारण होती है? ये आपसे पूछा जाए कि ये बताओ किसकी वजह से या क्या कारण है जिसकी वजह से ये उत्प्रेरकीय गुण प्रदर्शित करते हैं, तो आपको ये कारण लिखना होगा। इनमें रिक्त डी उपकोषों की उपस्थिति तथा परिवर्तनशील ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करने के कारण होती है। किसके कारण? ये परिवर्तनशील ऑक्सीकरण अवस्था रखते हैं। और डी कक्षक जो होती है, आपकी डी उपकोष जो है वो रिक्त होने की वजह से, वे खाली होने की वजह से जो है ये भैया उत्प्रेरकीय गुण प्रदर्शित करते हैं। क्या करते हैं? ये उत्प्रेरकीय गुण जो है वो प्रदर्शित करते हैं। क्या यहां तक बातें क्लियर है? तो आपको जो आंसर पूछे ना कि ये बताओ ये उत्प्रेरकीय गुण क्यों प्रदर्शित करते हैं, तो आपको ये वाली लाइन लिख के आनी होगी, आपको ये वाली लाइन लिख के आनी होगी, ये उसका मुख्य कारण होगा। वो कह रहा है देखो आगे, उत्प्रेरक के रूप में संक्रमण धातु आयन के डी उपकोष कम ऊर्जा पर अभिकारकों के साथ मध्यवर्ती सक्रियता संकुल, मध्यवर्ती जो इंटरमीडिएट वाले जो आपके एक्टिव कॉम्प्लेक्स जो होते हैं उनके यौगिक का निर्माण करते हैं। अतः उत्प्रेरक की उपस्थिति में अभिकारक की सक्रियण ऊर्जा
कम हो जाती है, संकीर्ण ऊर्जा क्या हो जाती है, कम हो जाती है, एवं क्रियाशीलता क्या हो जाती है, बढ़ जाती है, जिसके कारण क्रिया शीघ्र से संपन्न हो जाती है। जो अभिक्रिया जो है वो क्या है, शीघ्रता से संपूर्ण हो जाती है, कंप्लीट हो जाती है। तो वो कह रहा है क्रिया पूर्ण होने के पश्चात, जैसे अभिक्रिया आपकी कंप्लीट हो जाती है, क्रिया पूर्ण हो जाती है, उसके पश्चात उत्पादकों के साथ उत्प्रेरक भी अपनी प्रारंभिक अवस्था में पुनः प्राप्त हो जाता है। क्या पुनः प्राप्त हो जाता है? क्या यहां तक बातें क्लियर है? मतलब वो जो है, देखो ये क्या है, ये वो आदमी है, जैसे आपने देखा होगा गांव में एक व्यक्ति जो शादी कराता है ना, जिसे हम क्या कहते हैं, बिचौलिया, है ना, कहते हैं ना, वो क्या करता है ना, वो जो है दोनों पक्षों को, एक लड़की पक्ष को और एक लड़के पक्ष को क्या करेगा, वो दोनों को बता देगा कि देखो लड़का ऐसा है, लड़की पक्ष को बता देगा, लड़की पक्ष को बताएगा कि लड़का ऐसा है, लड़का पक्ष को बताएगा लड़की वाले ऐसे हैं, है ना। वो क्या होगा, वो मध्यवर्ती होगा, इंटरमीडिएट होगा, उन दोनों का कम्युनिकेशन कराने वाला होगा कि नहीं होगा, है ना। लेकिन उसको क्या कोई पर्सनल फायदा मिलेगा? नहीं ना। अब आप कहोगे कि सर भैया आजकल तो वेबसाइटों पे हो रहा है, तो वो तो पैसे कमाते हैं, है ना। मैं उस वाले केस की बात नहीं कर रहा। उसको तो क्या मिलती है, उसको तो दावत मिलती है, फिर बाद में बुराइयां मिलती है, ऐसा सुना गया है, ठीक है, ऐसा ऑब्जर्व किया गया है समाज से, ठीक है, जो हम अपने आसपास जो है वो देखते हैं। तो ऐसा ही भैया यहाँ पर हो रहा है, जैसे हमारी रियल लाइफ में होता है ना, वैसे ही हमारे सब्जेक्टों में हो रहा है। क्या कि देखो जो उत्प्रेरक जो होता है ना, वो उत्प्रेरक जो है वो क्या कराता है, वो उनमें दोनों में अभिकारक के जो अणु अलग अलग होते हैं उनको एक्टिव करा देता है। जैसे कि कोई सो रहा है, अरे जग जा भाई, टाइम हो गया, पढ़ ले। जैसे तुम्हारे घर वाले कहते हैं ना, बेटा जग जा, पढ़ ले, बोर्ड के एग्जाम है, वरना पता ही है रिजल्ट बेकार आएगा। कहते हैं कि नहीं कहते? बिल्कुल कहते हैं, है ना। तो क्या जगा रहे हैं तुम्हें कि बेटा पढ़ लो, नौकरी लग जाएगी, शादी अच्छी हो जाएगी, इसी वजह से तो कहते हैं, है ना। कहते हैं कि नहीं कहते? हाँ बिल्कुल कहते हैं। तो इसी वजह से कहा जा रहा है बेटा पढ़ लो, कॉपी किताब पेन पेंसिल लेकर के बैठ जाओ, नोट्स बनाना स्टार्ट कर दो। यदि अब नहीं जगे तो फिर कभी नहीं जग पाओगे, जीवन भर समस्याओं को ही झेलते रहोगे। इस वजह से कहते हैं पढ़ लो, शुभ चिंतक हैं आपके घर वाले, ठीक है। चलो, तो ये क्या है, जो उत्प्रेरक जो है ना, वो क्या करता है कि दोनों को एक्टिव कर देगा, तो उन दोनों में क्या होगी, अभिक्रिया होगी और खुद बाहर निकल जाएगा, अभिक्रिया हो जाएगी, उनमें प्रोडक्ट बन गया, वो बाहर अलग, है ना। ऐसे ही होता है ना शादी में, बिचौलिया कब तक रहता है, जब तक शादी ना हो जाए। शादी हो जाती है उसके बाद भैया उसे कोई मतलब नहीं, वो अपने अच्छे तरीके से परिवार रहेगा, है, आपस में वो बातचीतें करेंगे। होता है, ऐसा ही होता है लगभग, ना लगभग। यदि आप गांव से बिलोंग करते हो, आपने और पास से चीजों को यदि थोड़ा बहुत ऑब्जर्व करते होंगे तो आपको ये सब बातें पता होंगी, ठीक है। तो उत्प्रेरकीय गुण के बारे में आप अच्छे तरीके से समझे, ठीक है। अच्छा, अब इसके बाद देखो उत्प्रेरक कैसे कार्य करता है, उत्प्रेरक उसकी बात समझेंगे। एक उदाहरण मैंने आपके सामने लिया है, फेंटोन अभिकर्मक। क्या होता है, FeSO4 लेंगे और H2O2, क्या लेंगे, H2O2, ठीक है। इन दोनों को, तो ये क्या करता है कि तुम्हारे जो प्राथमिक अल्कोहल है ना, प्राथमिक अल्कोहल को किस में बदल देता है, एल्डिहाइड में बदल देता है। किसमें, ये प्राथमिक अल्कोहल को एल्डिहाइड में बदल देता है। किसमें बदल देता है, प्राथमिक अल्कोहल को ये एल्डिहाइड में बदल देता है, ऑक्सीकृत कर देता है, ठीक है। वो कह रहा है किंतु अम्ल में परिवर्तित नहीं करता, यह Fe उत्प्रेरक का कार्य करता है, ठीक है। Fe जो है वो उत्प्रेरक का कार्य करता है, ठीक है। आपका जो Fe है, जैसे आप देख रहे होंगे यहाँ पर Fe और आपका MO ये यूज किया जाता है। कई बार आप देखते होंगे निकेल, पैलेडियम, ठीक है, PT, प्लेटिनियम, इनकी उपस्थिति में अभिक्रिया आप कर देखी होंगी, आपने देखिए। जैसे आपका जिगलर नाटक कैटलिस्ट उत्प्रेरक जो है आपने पढ़ा होगा क्लास 11th में, ठीक है। और भी जब हम ऑर्गेनिक आपको समझाएंगे ना, तब आपको बताएंगे उत्प्रेरक के बारे में और अच्छे तरीके से, उसकी क्रिया विधि समझाएंगे, अभिक्रिया में वो कैसे पार्टिसिपेट करता है और फिर बाद में कैसे निकल जाता है, ठीक है। ये सभी बातें ऑर्गेनिक में आपको सिखाई जाएंगी, ठीक है। ये सभी बातें आपको ऑर्गेनिक में जो है वो समझाई जाएंगी, ठीक। अब इसके आगे कंटिन्यू करते हैं, जो है उसे कंटिन्यू करते हैं।
देखो आगे क्या पढ़ना है, अंतरकाशी यौगिकों का बनना। ये भी बेटा बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है, बहुत ही महत्वपूर्ण। अंतरकाशी अंतराकाशी अंतराकाशी यौगिकों का बनना। ठीक है, तो देखो जब संक्रमण धातुओं के क्रिस्टल जालक के भीतर छोटे आकार वाले परमाणु, देखो क्रिस्टल जालक के भीतर छोटे, तो जो आपके संक्रमण धातु होते हैं उनका आकार बड़ा होगा। क्यों? कि उनका परमाणु क्रमांक जैसे जैसे बढ़ता जाता है वैसे वैसे आकार भी बढ़ता जाता है। तो वो कह रहा है कि क्रिस्टल जालक के भीतर छोटे छोटे परमाणु जैसे हाइड्रोजन, जैसे नाइट्रोजन या कार्बन संपासित हो जाते हैं, तो अंतराकाशी यौगिक की रचना हो जाती है। किसकी? अंतराकाशी यौगिकों की रचना जो है वो हो जाती है। ये यौगिक सामान्यतः असमनीकरण मितीय होते हैं तथा ना तो आयनीय होते हैं ना ही ये सहसंयोजी होते हैं। ना ही ये कैसे होते हैं? आपके सहसंयोजी होते हैं। ठीक है, ना तो ये आयनिक होते हैं ना ही ये सहसंयोजी होते हैं। उदाहरण के लिए आपको दे रखा है जैसे TiC, ये आपका Ti क्या दे रखा है? टाइटेनियम दे रखा है, कार्बन के साथ अभिक्रिया कर रहा है। किसके साथ? कार्बन के साथ अभिक्रिया कर रहा है। ठीक है, आपका Mn मैग्नीज किसके साथ? नाइट्रोजन के साथ। किसके साथ? नाइट्रोजन के साथ। Fe किसके साथ? हाइड्रोजन के साथ। क्या बात क्लियर है? तो ये क्या बन जाते हैं? ये आपके अंतराकाशी यौगिकों का निर्माण कर देते हैं। अब देखो ये जो आपके अंतराकाशी जो यौगिक होते हैं ना, उनके भौतिक गुण और उनके जो रासायनिक गुण जो है ना, उन पर हम बात कर लेते हैं कि ये कैसे होते हैं। ठीक है, इनकी हम बात कर लेते हैं। देखो अंतराकाशी यौगिकों के जो गलनांक क्या होते हैं? वो काफी उच्च होते हैं। ठीक है, अंतराकाशी यौगिकों के गलनांक उच्च होते हैं, जो शुद्ध धातुओं से भी अधिक हैं। जो शुद्ध धातुओं से भी क्या होते हैं? अधिक होते हैं। ये अति कठोर होते हैं। कैसे होते हैं? ये बहुत ज्यादा कठोर होते हैं, जहां तक के कुछ बोराइडों जो आपके कुछ बोराइड जो होते हैं ना, जो बोरोन से क्या बनते हैं? आपके बोराइड बनते हैं। ठीक है, उनकी कठोरता इतनी होती है लगभग हीरे के बराबर। आपको पढ़ाया गया होगा सबसे ज्यादा पृथ्वी पर कठोर पदार्थ कौन है? आपका हीरा है। कौन है? हीरा है। तो वो कह रहा है कि लगभग हीरे के समान किसकी कठोरता होती है? होती है बोराइडों की। किसकी? बोराइडों की लगभग इसके समान कठोरता देखने को मिलती है। किसकी? मिलती है। ठीक है, आगे अगला पॉइंट कह रहा है इन यौगिकों की धात्विक चालकता सुरक्षित रहती है। इन यौगिकों की धात्विक चालकता जो है वो क्या रहती है? बहुत ज्यादा सुरक्षित रहती है। धात्विक चालकता का मतलब देखो, धात्विक क्या होते हैं? विद्युत के सुचालक होते हैं। क्या होते हैं? विद्युत के सुचालक, ऊष्मा के सुचालक होते हैं। तो ऐसे ही कह रहा है जो इनका मेटलिक कैरेक्टर जो होता है ना, जो मेटलिक धात्विक जो गुण होता है ना, वो उनकी सुरक्षित रहती है, उससे ज्यादा छेड़छाड़ नहीं होती। ठीक है, वो सुरक्षित रहती है, ये कह रहा है वो। ठीक है, इनमें जैसे हमने कार्बन मिलाया, नाइट्रोजन मिलाया, हाइड्रोजन मिलाया, मतलब अधातु हमने मिला दिया, तो क्या इनके गुण पर ज्यादा प्रभाव पड़ेगा? क्या धात्विक गुण पर प्रभाव पड़ेगा? तो वो कह रहा है कि धात्विक चालकता इनकी क्या रहती है? सुरक्षित रहती है। अब देखो वो कह रहा है रासायनिक रूप से अंतराकाशी यौगिक निष्क्रिय होते हैं। कैसे? जो आपके अंतराकाशी यौगिक जो होते हैं ना, रासायनिक रूप से जब हम उनकी अभिक्रिया कराएंगे ना, तो वो निष्क्रिय होते हैं। निष्क्रिय मतलब न क्रिया करने वाले, अक्रिया करने वाले। अ माने नहीं और क्रिया माने अभिक्रिया ना करें, जो उनको हम अक्रिय कहते हैं, या हम निष्क्रिय भी कह देते हैं, है ना। क्या कह देते हैं? निष्क्रिय। जैसे कभी कभी मम्मी कहती है ना, है निकम्मे, ना किसी काम का नहीं है, कोई एक काम दे दो वो काम नहीं कर पाता है। बोलते हैं कि नहीं बोलते? हाँ जी सर, बिल्कुल कह देते हैं। चलिए अब देखो इसके आगे मिश्र धातुओं का बनना।
जो डी ब्लॉक के जो तत्व होते हैं ना, इनके पास ये भी गुण होता है, ये मिश्र धातु बनाते हैं। क्या बनाते हैं? मिश्र धातु। तो मिश्र धातु की क्या परिभाषा होगी? देखो ये सब जो डाटा लिखा है ना, ये सब डाटा के सर इतने बड़े नोट्स क्या हमें बनाने, जो मैं अंडरलाइन करता हुआ चल रहा हूँ ना, जो मैं बता रहा हूँ कि ये आपके लिए पॉइंट इंपोर्टेंट है ना, जो मैं बताता चल रहा हूँ कि यहाँ पर इसका आंसर लिखना है, तो आप ये लिख लेंगे कि डी ब्लॉक के तत्व रंगीन आयन क्यों बनाते हैं, तो मैंने अंडरलाइन किए वो वाली बात आप लिख लेंगे। ऐसे क्वेश्चन के रूप में शॉर्ट नोट्स आप तैयार करते चलेंगे। ठीक है, बात समझ में आई? लेकिन मैं तो आपको पूरा एक्सप्लेन करूंगा ना, पूरा चीजों को समझाऊंगा। यदि पूरी नहीं समझाऊंगा तो आप कैसे समझ पाएंगे कि ये होता कैसे है, एक्चुअल में वास्तविकता क्या है ना? उसके लिए तो चीजें समझानी पड़ेंगी। तो देखो मिश्र धातुओं का बनना आपने देखा होगा, जैसे पीतल है, पीतल है दो, देखो मिश्र धातु का मतलब होता है दो या तो धातु धातु हो, जैसे ये धातु और ये धातु, दोनों को मिलाकर के क्या है, एक मिश्र धातु बनाती। या ये मिश्र, ये आपकी धातु है, ये अधातु है, दोनों को मिलाकर के मिश्र धातु बनाती है। इसकी बात की जा रही है। तो देखो कह रहा है दो या दो से अधिक धातुओं अथवा धातु व अधातुओं के समांगी विलयन या ठोस को मिश्र धातु कहते हैं। ये मिश्र धातु की परिभाषा है। या आप ये वाली परिभाषा लिख दो, जब दो या दो से अधिक धातुओं को अधातुओं के साथ गलित अवस्था में मिला करके ठंडा किया जाता है तो किसका निर्माण होता है? मिश्र धातु का निर्माण हो जाता है। किसका? मिश्र धातु का निर्माण हो जाता है। ठीक है, ये बात किसी एक को परिभाषा को आप नोट कर सकते हैं, लिख सकते हैं। आपको मिश्र धातु की परिभाषा पूछे तो आप इसे लिख सकते हैं, आपको नंबर संपूर्ण मिलेंगे, कंप्लीट मिलेंगे, नंबर नहीं कटेंगे। ठीक है भाई, एक बार बताएंगे क्या यहां तक चीजें क्लियर हैं? एक बार बताएंगे। जैसे देखो मैंने बात बताई थी आपको, जैसे पीतल, क्या मैंने पीतल की बताई थी, तो पीतल में बेटा ये 60 थे, है ना, 60 का मतलब क्या है? 60 का मतलब ये है कि देखो 80% उसमें कॉपर होता है, और अच्छा सॉरी वो कह रहा है 60 से 80% आपका कॉपर होता है, 20 से 40% आपका क्या मिलाया जाता है? जिंक मिलाया जाता है। क्या मिलाया जाता है? जिंक मिलाया जाता है। तो देखो आपसे पूछे ना कि देखो कॉपर और जिंक, इन दोनों को मिलाकर के किसका निर्माण किया जाता है? पीतल। किसका? पीतल। और पीतल नगरी किसे कहा जाता है बेटा? मुरादाबाद को। किसको? मुरादाबाद को पीतल नगरी कहा जाता है। वहां पर पीतल का उद्योग बहुत ज्यादा होता है। ठीक है, इसी वजह से उसे क्या बोलते हैं? हम पीतल नगरी बोलते हैं। तो बेटा कॉपर और जिंक मतलब आपका तांबा और जस्ता, तांबा और जस्ता को आप मिलाएंगे तो आपके एक मिश्र धातु पीतल का निर्माण हो जाएगा। इसके बाद बेटा कांसा ना, कांसे के बर्तन पहले बहुत चलते थे, आजकल आप यदि देखेंगे तो आपको बहुत ही कम देखने को मिलेंगे। या जैसे कि आपकी माता जी की जो शादी हुई होगी, है ना, या आपकी कोई बड़ी बहन होंगी, है ना, जिनकी एज लगभग 30-35 साल या 40 साल के आसपास होगी। ठीक है, तब उनकी शादियों में आपको देखने को मिलेंगे। आज की डेट में ये सब बर्तन आपके कम हो गए। ठीक है, कांसे के बर्तन नहीं दिए जाते। ठीक है, अधिकतर कांसे की थाली जो है वो दी जाती है, शुभ मानी जाती है वैवाहिक कार्यक्रमों में, ऐसा माना जाता है। ठीक है, भारतीय संस्कृति में इनमें 80% क्या होता है? आपका सीयू तांबा होता है। इनमें 80% आपका सीयू तांबा होता है तथा 20% आपका टिन क्या होता है? SN टिन होता है। क्या होता है? SN। तो यहां पर मैं लिख देता हूं भैया, क्या आपका तांबा और SN आपका जो टिन है, इनसे मिलाकर के आपका क्या बनता है? आपके कांसे के बर्तन बनते हैं। क्या? आपके जो कांसा जो होता है उसके बर्तनों का निर्माण होता है। ठीक है, कांसे के बर्तनों का निर्माण होता है। एक बार बताएंगे क्या यहां तक बातें क्लियर हैं? एक बार बताएंगे क्या यहां तक बातें क्लियर हैं? यहां तक यदि बातें क्लियर हैं तो भैया आगे की तरफ चलेंगे। मुद्रा धातु बहुत ज्यादा, ये कंपटीशन में भी पूछा जाता है। ये तो मुद्रा धातु तो भैया कंपटीशन में भी पूछा जाता है और 10th के बोर्ड में भी पूछा जाता है ये। ठीक, अब देखो मुद्रा धातु की मैं बात करूंगा तो इनमें बेटा कॉपर, क्या? कॉपर, टिन और आपका पी फास्फोरस, इन तीनों को मिला करके तो भैया कॉपर आपका कितना? कॉपर आपका 95%, 4% आपका SN टिन और 1% आपका क्या?
फास्फोरस। इनको मिलाकर के आप क्या बनाते हैं ना, आपके जो है मुद्रा धातु बनाए जाते हैं। क्या बनाए जाते हैं? मुद्रा। जो आपके सिक्के बनते हैं ना, सिक्के ना, पहले जो राजा महाराजा जो सिक्का बनवाते थे है ना, तो वहां पर भी इस्तेमाल होते थे। आज भी जो सिक्का बनते हैं ना, कॉइन 1 का 2 का 3 का है, उनमें इनका उपयोग किया जाता है, मुद्रा धातु। अब देखो गन मेटल, किसकी बात करेंगे? गन मेटल की बात करेंगे। ठीक है, गन मेटल की हम बात करेंगे तो देखो गन मेटल क्या होते हैं एक बार बताएंगे। तो देखो जो गन में, जो गन बंदूक बनाई जाती है ना, हथियार जो बनाए जाते हैं, उनमें उनमें हम जिस धातु का उपयोग करते हैं उनको हम गन मेटल कहते हैं। ठीक है भैया, तो मैंने क्या बताया, गन मेटल की मैं बात करूं, जो बंदूक, बेटा यदि बंदूक हम निखालस लोहे की बना देंगे है तो क्या होगा, उस पर जंग लग जाएगी। स्टील की बना लेंगे तो वो बहुत जल्दी हीट हो जाएगी, गर्म हो जाएगी, है ना। बात समझ में आई? साउंड का भी, तो बहुत सारी चीजों को हमें ध्यान में रखते हुए तब हम किसी चीज का निर्माण करते हैं। क्यों कहते हैं ना, सस्ता और अच्छा, सस्ता और अच्छा। क्या बात क्लियर है? तो स्टील क्या है? स्टील भी आपका मिश्र धातु है। तो ये क्वेश्चन आपके लिए, ये क्वेश्चन आपके लिए, जो स्टील जो होती है ना, स्टील वो किससे मिलकर के बनती है, किन किन से मिलकर के बनती है, ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। ठीक है, स्टील जो मिश्र धातु है, स्टील जो आपकी मिश्र धातु है, उसको आपको बताना है कि वो किन किन धातुओं से मिलकर के बनी होती है। ठीक है, स्टील को आपको बताना है। तो देखो गन मेटल में हम क्या करते हैं, कॉपर लेते हैं, एस एन टिन लेते हैं और जिंक लेते हैं। तो भैया 88% आपका कॉपर होता है, ठीक है, 88%, 10% आपका टिन होता है और 2% आपका जिंक जस्ता होता है। और हम क्या बनाते हैं, गन मेटल जो है वो निर्माण करते हैं। गन का जो मेटल होता है, जो आपकी जो गन बनाई जाती है, जो हथियार बनाए जाते हैं ना, उनमें इस्तेमाल किया जाता है ना। ये तो जंग लग जाएगी तो भैया वो तो बहुत जल्दी खराब हो जाएंगे, है। पता चला कि उनका 1 साल 2 साल हमने यूज नहीं किया, उसके बाद युद्ध हुआ तो भैया उन पर तो जंग लगी पड़ी है, वो तो जाम हो गए, है ना, इस वजह से। ठीक है, और वैसे भी जब मिश्र धातु होते हैं ना, मिश्र धातु वो जंग कम पकड़ते हैं, पकड़ते तो हैं, ऐसी बात नहीं नहीं पकड़ते, लेकिन जैसे आप लोहे की बनाओ प्योर और एक बनाओ मिश्र धातु की, तो भैया लोहा बहुत जल्दी जंग पकड़ लेगा, मिश्र धातु बहुत लेट जंग पकड़ते हैं। इसी वजह से आप क्या करते हैं, सभी व्यक्ति जो स्टील का उपयोग कर रहे हैं ना, स्टील की रेलिंग लगाते हैं, लोहे की नहीं लगवाते, कम लगवाते हैं, लगवाते तो हैं लेकिन कम लगवाते हैं। स्टील महंगी पड़ती है, लोहा सस्ता पड़ता है, स्टील पर जंग नहीं लगती है, लोहे पर जंग लग जाती है, इस वजह से, इस वजह से। अब वो कह रहा है ये मिश्र धातुओं के निम्न गुण हैं। जो मिश्र धातु जो होती हैं उनके हम गुणों की बात करें, उनके गुणों की हम बात करेंगे तो उनके क्या क्या गुण होते हैं एक बार उनको देख लेते हैं। तो पहला गुण, ये अत्यधिक क्या होते हैं, ये अत्यधिक कठोर होती हैं। कैसी होती हैं, ये अत्यधिक कठोर होती हैं। इनका गलनांक, इनका गलनांक उच्च होते हैं, इनके जो गलनांक है वो उच्च होते हैं, इनके जो गलनांक जो होते हैं वो काफी उच्च होते हैं। ये धातु ये शुद्ध धातु की अपेक्षा अधिक प्रबल होती हैं, ये शुद्ध धातु की अपेक्षा अधिक प्रबल मतलब कठोर होती है, स्ट्रांग होती है। ठीक है, आगे अगला पॉइंट, ये शुद्ध धातु की अपेक्षा अधिक संचारक प्रतिरोधी होती है। मतलब जो मैंने अभी बताया, उन पर जंग जल्दी नहीं लगती है, उसी वजह से तो उसने बोला है अधिक संचारक, संचारक प्रतिरोधी, प्रतिरोधी का मतलब उसका प्रतिरोध करती है, उससे कहती है भैया जंग नहीं लगेगी, जंग नहीं लगेगी। ठीक है, संचारक प्रतिरोधी होती है। अगला पॉइंट वह कह रहा है ये शुद्ध धातुओं की अपेक्षा कम वैद्युत चालकता प्रदर्शित करती है, ये शुद्ध धातु की अपेक्षा कम वैद्युत चालकता को क्या करती है, प्रदर्शित करती है। क्या करती है, प्रदर्शित करती है। ठीक है, तो ये सभी थे भैया आपके मिश्र धातुओं के गुण। ठीक है, ये सभी क्या थे, आपके मिश्र धातुओं के गुण थे। ठीक है, जो आपको पॉइंट याद रखने हैं, इंपॉर्टेंट हैं, आपके एग्जाम में
पूछे जाते हैं। ठीक है भैया, आपके एग्जाम में जो है वो पूछे जाते हैं। ठीक, यहां तक बातें क्लियर है? हाँ जी। अब देखो, अब आगे हम बात करेंगे, आगे हम बात करेंगे बेटा किसके बारे में, ऐसी ही क्लास आपको चाहिए और अच्छे कंटेंट को आपको बहुत अच्छे तरीके से क्लासों को पढ़ना है। ठीक है, इनकी पीडीएफ आपको चाहिए। तो बेटा आपको जो है लाइव बैच और रिकॉर्डेड बैच, कौन सा आपको, रिकॉर्डेड बैच, और बेटा तीसरा आपको रिवीजन बैच। रिवीजन बैच जो है ये तीन तीन बैच आपको प्रोवाइड कराए जा रहे हैं। ये कहां पर प्रोवाइड कराए जा रहे हैं? ये बेटा आपको पाठशाला 247, किस पर, पाठशाला 247 एप्लीकेशन पर ये सभी चीजें आपको प्रोवाइड की जा रही हैं। इसके लिए आपको जो कितना अमाउंट जो पे करना पड़ेगा, तो वो करना पड़ेगा बेटा 1249 रुपए। कितना? 1249 रुपए में। क्या सर यही सभी चीजें मिलेंगी और कुछ नहीं मिलेगा? तो बेटा और भी बहुत सारी चीजें हैं जो आपको प्रोवाइड कराई जाएंगी। जैसे कि मैं आपको बता दूं, इसमें बेटा आपको सभी सब्जेक्ट मिलेंगे। फिजिक्स मिलेगी, केमिस्ट्री मिलेगी, मैथ मिलेगा, बायोलॉजी मिलेगी, हिंदी मिलेगी, इंग्लिश मिलेगी। मतलब इतने सारे सब्जेक्ट, देखो कितने सब्जेक्ट हो गए, 6 सब्जेक्ट आपको मात्र और मात्र कितने में, 1249 रुपए में। कितने में? मात्र और मात्र 1249 रुपए में मिल रहे हैं। इसके साथ साथ आपको मॉक टेस्ट मिलने वाले हैं। क्या? इसके साथ साथ आपको मॉक टेस्ट जो है वो मिलने वाले हैं। एग्जाम ओरिएंटेड, एग्जाम ओरिएंटेड क्या हो गया, ठीक है, एग्जाम ओरिएंटेड आपको मिलने वाले हैं। ठीक, इसके अलावा मैं आपको बता दूं मॉक टेस्ट मिलेंगे। इसके अलावा जो है आपको पीवाईक्यू, क्या मिलेंगे, पीवाईक्यू, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आपको मिलेंगे। और एक दो नहीं, कम से कम 20 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर वीडियो सॉल्यूशन के साथ मिलने वाले हैं। किसके साथ? वीडियो सॉल्यूशन के साथ मिलने वाले हैं। तो जल्दी से आप क्या करेंगे, एनरोल करेंगे। कैसे एनरोल करेंगे? आप प्ले स्टोर पे जाएंगे, वहां पर प्ले स्टोर पे जाकर के आप पाठशाला 247 सर्च करेंगे, उससे एप्लीकेशन को आप डाउनलोड करेंगे। डाउनलोड करने के बाद आपके पास ऑल कोर्स या पेड कोर्स का जो है ऑप्शन आएगा, उस पर आप क्लिक करेंगे। जिस क्लास में आप पढ़ते हो, क्लास 10th में पढ़ते हो, क्लास 12th में पढ़ते हो, ऐसे ही क्लास 10th के लिए भी बैच है। उसमें वो सभी सब्जेक्ट पढ़ाए जाएंगे जो क्लास 10th में होते हैं, जैसे हिंदी, इंग्लिश, साइंस, सोशल साइंस और आपका मैथ, सभी सब्जेक्ट आपको वहां पर जो है वो पढ़ाए जाएंगे। ठीक है, वो सभी सब्जेक्ट आपको पढ़ाए जाएंगे। और इसके लिए फीस मैंने भैया आपको बता ही दी है। इसकी जो वैलिडिटी रहेगी वो आपके एग्जाम तक रहेगी। कितने, कहां तक रहेगी? एग्जाम तक। अब वो बच्चे जो सर हम इतना पे नहीं कर पाएंगे, हमारे लिए क्या है? तो बेटा आपके लिए जो है वो क्या है, वो आपके लिए एक रिकॉर्डेड बैच है। कौन सा बैच है? आपके लिए बेटा एक रिकॉर्डेड बैच है। ठीक है, रिकॉर्डेड बैच, रिकॉर्डेड बैच। अब रिकॉर्डेड बैच की मैं बात करूं तो उसमें बेटा आपको मैथ मिलने वाला है, फिजिक्स मिलने वाली है, केमिस्ट्री मिलने वाली है और बायोलॉजी मिलने वाली है। और इसका प्राइस भी बहुत कम है। इसका प्राइस मात्र और मात्र कितना है? 399 रुपए। कितना है? 399 रुपए। ठीक है, ये भी क्लास 12th के लिए है। क्योंकि देखो आप बड़ा सोच समझ के इस बैच का नाम रखा गया है लक्ष्य बैच। यदि आपका भी लक्ष्य, आपने भी टारगेट बना लिया है कि हमें इस बार यूपी बोर्ड में टॉपर बनना है, अपना, अपने माता पिता, अपने स्कूल का, अपने अध्यापकों का नाम रोशन करना है, तो बेटा जल्दी से जल्दी एक सही गाइडेंस में आपको पढ़ाई करनी है। समय समय पे आपको मोटिवेशन चाहिए, समय समय पे चीजों को, एग्जाम ओरिएंटेड कंटेंट आपको चाहिए। तो जल्दी से जल्दी आप क्या करेंगे, एनरोल करेंगे और भैया अपनी पढ़ाई को और बेहतर से बेहतर बनाएंगे। ठीक है, तो ये सभी बेटा मैंने आपको बता ही दिया। जो बच्चे पे नहीं कर पाएंगे, मतलब जो ज्यादा पे नहीं कर पाएंगे कि सर हम लाइव वाला नहीं ले पाएंगे, तो उनके लिए रिकॉर्डेड बैच है, जिसकी प्राइस कितनी है? मात्र और मात्र 399 रुपये। और जो इतना भी पे नहीं कर सकते उनके लिए बेटा एक फ्री कोर्स पड़ा हुआ है, उसमें बहुत सारा कंटेंट आपके लिए पड़ा हुआ है। तो आप एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लो और वहां पर जो फ्री ऑफ कॉस्ट जो कंटेंट पड़ा हुआ है उससे आप अपनी तैयारी को बहुत अच्छा बना सकते हैं। ठीक है, तो आप यहां तक हमारे साथ रहे, उसके लिए आपके उसका बहुत बहुत धन्यवाद। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और पढ़ते रहिए।